तो राम राम सभी भाइयों को। मैं आपका छोटा भाई विशाल ताखर, अपने साथ अपने छोटे भाई दीपांशु ताखर, प्यार से हम इनको दीपू बोलते हैं। इनका इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ है, करीबन 6 साल से इंडियन आर्मी में सेवा दे रहे हैं। तो आज के इंटरव्यू में इनसे बातचीत करेंगे कि इनका अनुभव कैसा रहा, कैसे इन्होंने अपनी तैयारी की, कहाँ तक स्टडी की, कितना क्या वो किया। तो राम राम भाई। राम राम। दीपांशु भैया, सबसे पहले आपको आपका पूरा नाम, आपकी पोस्ट क्या है इंडियन एयरफोर्स में, आपको बताएं। मेरा नाम दीपांशु ताकर है। मेरी इंडियन एयरफोर्स में पोस्ट अभी कॉर्पोरल है। और अभी आपको ज्वाइन किए हुए कितने साल हो गए? मुझे ज्वाइन किए हुए अबाउट 7 साल और 2 महीने करीब हो गए हैं। 7 साल 2 महीने हो गए। तो जब आपका सिलेक्शन हुआ था तो आपको कैसे पता लगा, आपको खुद को कैसा अनुभव हुआ, कैसा फील हुआ कि जो आपका कैसा रवैया था, फैमिली का कैसा रवैया? रवैया तो बहुत अच्छा था। बहुत खुशी खुशहाल माहौल था फैमिली में। फैमिली वाले बहुत खुश हुए कि हमारी फैमिली मेंबर में से भी कोई इंडियन एयरफोर्स में। तो आपको आपके रिजल्ट वाले दिन आपको सिलेक्शन कैसे पता लगा? आपने ऑनलाइन पता किया, किसी दोस्त का कॉल आया कि आपका रिजल्ट आ गया है? नहीं, ये रिजल्ट का मुझे मेरे पापा ने बताया था। उन्होंने रिजल्ट देखा था, उन्होंने चेक किया? उन्होंने चेक किया था, उन्होंने बताया तो था। आपको नॉलेज नहीं था कि आज आपका रिजल्ट आने वाला है? नहीं, नॉलेज था मुझे, पर मेरा थोड़ा सर्वर हैंग करा था। पापा ने पापा ने चेक किया? पापा ने चेक किया। तो पहली खुशी आपके पापा ने आपसे साझा की? पहली खुशी मेरे पापा ने मेरे साथ आई। चलो, वो बहुत अच्छी बात हुई ना कि आपके पापा से आपको इस खुशी का पता लगा। जी जी जी। और उस टाइम आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? जैसे पापा ने अपने आपके फैमिली में वो उन्होंने अपने पापा को, उनके अपने कजन वगैरह जो भी भाई वगैरह, उनको भी इन्फॉर्म किया होगा? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो inform उनका किया। कैसा क्या रिएक्शन था घर वालों? उनका रिएक्शन बहुत अच्छा रिएक्शन था, क्योंकि मेरे जितने भी दादा जो ग्रैंडफादर हैं वो भी इंडियन आर्मी से रिटायर्ड है। और भी रिलेटिव्स हैं मेरे, ग्रैंडफादर के ब्रदर हैं, वो सब इंडियन आर्मी से रिटायर्ड है। कुछ अभी सर्व कर रहे हैं, कुछ रिटायर हो चुके हैं। चलो, तो उन्हें भी बहुत खुशी थी कि जो Selection हुआ हमारा है। ग्रैंडसन है वो भी डिफेंस फोर्स में। तो क्या कौन से अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हुआ? मेरा थर्ड अटेम्प्ट हुआ। थर्ड अटेम्प्ट। तो शायद शुरू के जो 2 अटेम्प्ट आपके गए हैं उसमें क्या आपकी तैयारी अच्छी नहीं थी या क्या, मतलब कोई वीक पॉइंट आपका? कुछ ना कुछ कमी तो रह जाती है हर एग्जाम में, और उन्हीं कमी को देख के इंसान सीखता है, अपनी गलतियों को देख के सीखता है और अगले एग्जाम में उसको इम्प्रूव तो करता आपने है। सुधारा उनको, सुधारा जो मैंने भी गलती हुई मैंने दोबारा ना हो। इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन प्रोसेस स्टेप क्या होते हैं? इसमें सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है इसमें एग्जाम होता है। एग्जाम में 2 ग्रुप आते हैं, इसमें एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप। मैं फिलहाल एक्स ग्रुप में हूँ। अपेक्स ग्रुप में? हाँ, तो एक्स ग्रुप में 3 पेपर होते हैं, इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ। फिजिक्स मैथ 25 नंबर के होते हैं, इंग्लिश होता है शायद 20 नंबर का। और एग्ज़ाम के बाद फिर आपको एएससी जाना पड़ता है, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर। वहाँ पे आपके फिजिकल होता है। फिजिकल में नॉर्मल आपकी 1600 मीटर की दौड़ होती है, 10 पुशअप, 10 सिटअप्स और 10 स्क्वाट्स। तो ये आपको प्रॉपर मारने पड़ते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा अपने भाइयों को, कोई अगर फिजिकल की तैयारी कर रहा है तो वो प्रॉपर तरीके से करे कि 1600 मीटर का आपका जो टाइम है उसी टाइम में है, और जो आपकी पुशअप है, सिटअप्स और स्क्वाट्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। थोड़ी सी उनमें अगर कमी रहती है तो वहाँ पे निकाल देते हैं। और मेडिकल वगैरह में क्या ध्यान रखना चाहिए? मेडिकल में मेन जो चीज़ होती है वो होती है ईसीजी। ईसीजी अगर आपकी सही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, पर सबसे जो ज़्यादा पॉइंट ईसीजी में ही बनता है। ईसीजी मतलब हार्ट बीट? हार्ट बीट। ईसीजी हो गया, डीएनएस का पॉइंट हो गया, और बीपी हो गया, आंखों का पॉइंट हो गया, और ईयर्स। ये सारे पॉइंट देखे जाते हैं, तो इसमें ये आपका सही होना तो चाहिए। जैसे ज़्यादा टफ क्या रहता है कि मेडिकल में ज़्यादा टफ पॉइंट ये मिलते हैं, जैसे किसी को हाथ बैंड का, जैसे आप बता रहे ईसीजी का, क्योंकि युवाओं की धड़कन बढ़ जाती है, वो रेगुलर तो करते नहीं है जॉब वगैरह। तो पहली बार मेडिकल के जाते हैं, सामने देखते हैं, कोर्सेज वगैरह बंदों को देखते हैं, डॉक्टर को देखते हैं, तो उनका क्या रिएक्शन होता है? थोड़ी घबराहट हो जाती है। मुझे भी मेडिकल में रेफर मिला था, मुझे भी ईसीजी में घबराहट हो जाती है, पता रहता नहीं अरे है। आपको ईसीजी में रेफर मिला? हाँ, मुझे रेफर मिला था। कहाँ पे क्या टूटा है आपने? मेरा रेफर इधर दिल्ली में टूटा था, रेस कोर्स में। इसको? हाँ, तो उसके लिए बताया जाता है। जब वापस आया मैं तो फिर जो मेरे सीनियर थे उनसे बात की मैंने कि कैसे ईसीजी का ये पॉइंट ब्रेक किया जाए। तो उन्होंने बताया कि ईसीजी देने से पहले अगर आप ठंडा पानी पी लेते हैं 3-4 गिलास, और उसके बाद में अगर आप जो इसी टेबल पर लेटे रहेंगे तो आपके जो अच्छे पल हैं जिंदगी के, सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचिए। अगर आप ये करेंगे तो आपकी जिंदगी को आराम से हो जाएगा। उससे हार्ट बीट डाउन हो जाएगी, अच्छे पल याद आएंगे तो हार्ट बीट नहीं बढ़ेगी, ऐसा? हाँ, ऐसा। तो आपके सीनियर ने आपको बताया? ये मेरे सीनियर ने बताया था।
अच्छी बात है। तो मैं एक क्वेश्चन पीछे रह गया, मैं वापस पूछना चाहूँगा। तो इसमें क्या, जैसे इंडियन एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप में जाने के लिए 12th क्लास में मतलब क्या सब्जेक्ट होना जरूरी है आपका, क्या मतलब जो मेन पॉइंट होता है, जैसे अपने यहाँ फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, मैथ हुआ, जो भी हुआ, इंग्लिश हुआ, तो कुछ क्या मतलब अच्छी तैयारी होनी चाहिए कि इंग्लिश में अच्छी तैयारी हो, ऐसा कुछ आप अपनी राय देंगे? नहीं, तैयारी तो देखो सब में बराबर होनी चाहिए। अगर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो आप साथ में आपका मैथ फिजिक्स भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि अगर एक पार्ट में भी आप पास होते हो तो कोई मतलब नहीं, आपको तीनों पार्ट में पास होना पड़ेगा, तभी जाके तीनों को बराबर लेके चलना पड़ेगा। तीनों बराबर लेके चलना पड़ेगा। तो 12th क्लास में कितनी क्या परसेंटेज होनी चाहिए कि अपन अप्लाई कर सकते हैं एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में? अभी तो फर्स्ट डिवीजन नॉर्मल 60% एंड अबव का सिलेक्शन हो रहा है। जब मैंने पास आउट किया था उस टाइम पे 80 एंड अबव को लेटर आता था, पर अभी 60 एंड अबव का को लेटर आता है। अभी 60 का चल रहा है। 60 आप का 6 साल पहले मैं 80 प्लस था। हाँ, उस टाइम में। तो 12th क्लास में क्या थी आपकी परसेंटेज वगैरह? 12th क्लास में मेरी 81% 81%। मतलब स्टार्ट से पढ़ाई अच्छी। और तो आप बताएंगे एयरफोर्स की लाइफ कैसी होती है, ट्रेनिंग के बारे में, आपका ट्रेनिंग पीरियड कैसा रहा, पहली सैलरी मिलने पर आपको कैसा लगा, उसके बारे में थोड़ा। ट्रेनिंग पीरियड बहुत, सबसे जो आप पूरे सर्विस करोगे, आप आपकी मर्जी, आप 20 साल कर रहे हो या फिर पूरा रिटायरमेंट ले रहे हो, तो सबसे जो बेस्ट पीरियड होता है वो ट्रेनिंग पीरियड है। उसमें क्या होता है, जब बंदे शुरू में जाते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है। सुबह 5 बजे वहाँ पे उठाया जाता है, कोई भी नया काम करने में दिक्कत। हाँ, नया काम करने में दिक्कत होती है। सुबह हेल्थ रन, उसके बाद में आपकी परेड होती है, उसके बाद फैकल्टी होती है, तो बड़ी दिक्कत होती है शुरू में। पर बाद में आपको यही पता जाते हैं कि ट्रेनिंग में हम ऐसे करते थे, हम ऐसा करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे लोगों के पास फोन नहीं रहते हैं, तो आपस में इंटर कनेक्ट हो सकते हैं। जितने बच्चे हैं साथ में बैठते हैं, यारी दोस्ती बढ़ती है, यारी दोस्ती बढ़ती है, साथ में बैठते हैं, बातें करते हैं। तो ट्रेनिंग पीरियड इज द बेस्ट पीरियड ऑफ माय एंटायर लाइफ। फिजिकली टफ होता है, बाकी माइंडली एकदम, हाँ, आपका माइंड स्ट्रॉन्ग, वो याद आएगी, वो पल याद रहेंगे। माइंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। माइंड स्ट्रॉन्ग है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रेनिंग पीरियड आराम से क्लियर कर दोगे। तो जैसे आपके ट्रेनिंग पीरियड में आपको कोई इंजरी वगैरह होती होगी तो उसका क्या होता होगा, मतलब आपको कोई रेस्ट वगैरह मिलता है या क्या? हाँ, नहीं, अगर आपको इंजरी हुई है कोई भी तो आपको प्रॉपर रेस्ट मिलेगा, प्रॉपर जितने भी मेडिकल सुविधाएं सब मिलेंगे आपको। केयर होगी, केयर होगी। चोट लगती है आपको एसएमसी में ले जाया जाएगा, वहाँ पे आपका जो भी दवाई देनी है, अगर कोई और प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम है तो उस हिसाब से आपको हो सकता है आपको दिल्ली ही भेजा जाए, वहाँ पर आपको इलाज किया जाए। पर इलाज मतलब मेडिकल जो सुविधा है वो बेस्ट है वहाँ पे। तो जैसे आपके किसी फ्रेंड को कोई चोट लगी तो उसको 2 महीने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट पे जाना पड़ा, तो उसका वो ट्रेनिंग पीरियड काउंट होगा या नहीं होगा, या फिर वो 2 महीने नहीं, वो फिर नहीं हो पाएगा, वो ऐड नहीं होगा? वो ऐड नहीं होगा। उसमें क्या होता है कि कुछ एक लिमिटेड टाइम रहता है, उस टाइम के अंदर वो वहाँ से रिकवर हो गया वापस आ जाता है तो वो अपना नॉर्मली जॉइन कंटिन्यू कर सकता है। हाँ, पर अगर वो नहीं आ पाया तो फिर उसको बैक पेज कर दिया जाता है। जो फिर बैक पेज का मतलब वो पुराने जो उनका जूनियर बैच आएगा, उनके साथ पास आउट होगा। तो जूनियर बैच आने में अगर टाइम लग जाए 1 साल 2 साल का, तो फिर क्या इतने दिन उसको क्या करवाएंगे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीच में अबाउट 14 to 15 डेज का गैप रहता है, तो इतने दिन वो वहीं पर क्या तो उसको लीव भेज दिया जाता है या फिर इतने दिन वो वहीं पे रहता है। मतलब जूनियर बैच आपके कहने की बात है कि जूनियर बैच महीने 2 महीने में आ जाते हैं। आपने ये नहीं बताया कि आपको पहली सैलरी मिलने पर कैसा लगा, आपने कहाँ पे साझा की अपनी पहली सैलरी? खुद के लिए, फैमिली के लिए, पापा को मतलब कोई गिफ्ट वगैरह किसी को दिया हो तो ऐसा कुछ? पहली सैलरी मिलने में मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैं इतना खुश था कि चलो अब मैं भी कमाने वाला हो गया हूँ अपने पापा के लिए। पापा ने इतने मेहनत की कमाई थी, खुशी तो खुशी अलग ही रहती है उसकी। ये तो होता ही है। जब आपने अपने 12th पास करके इतनी 2 बार रुक कर गए, तीसरे अटेम्प्ट में आपने पास किया है तो उस सैलरी की खुशी तो फील हो गई होगी। खुशी रहती है। तो क्या आपने अपनी सैलरी से कुछ अलग निकाल के जैसे पापा को सेंड किए हो या फिर पूरे पापा को सेंड कर दिए हो कि पापा ये मेरी फर्स्ट सैलरी आपके लिए? हाँ, मैंने जितने भी जो सैलरी आई थी मेरी 10,500 रुपये की सैलरी आई थी, तो सारा पैसा मैंने अपने पापा को भेज दिया। ये मेरी फर्स्ट सैलरी है। तो आप क्या बताना चाहेंगे, आपकी 7 साल की नौकरी के दौरान आपके साथ कोई ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो कि जिससे आपको लगे कि हाँ मैंने सही चॉइस की है आके ज्वाइन करके? ऐसा कुछ? हाँ, इस सर्विस में रहते रहते ऐसे बहुत इंसिडेंट हुए हैं जिसमें मुझे प्राउड फील हुआ कि मैंने एयरफोर्स ज्वाइन करी है। अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें भी मैं पार्टिसिपेट किया था। आपने पार्टिसिपेट किया? हाँ, उस टाइम में छुट्टी पता भी मुझे रिकॉल किया गया था। मेरे कमांडर फोन आया, उन्होंने मुझे रिकॉल किया कि तुम्हारी ज़रूरत है वहाँ पे। फिर मैं गया था वहाँ पे उत्तरलाई में। उत्तरलाई एक बॉर्डर इलाका है वहाँ पे, तो वहाँ से क्या था, वहाँ उस टाइम पे ड्रोन उड़ाने आ रहे थे, तो हमारा जैमर का काम था उनको सब जितने भी ड्रोन थे सबको न्यूट्रलाइज करने का काम किया था हमने।
आपने तो मतलब कितने दिन की छुट्टी आए थे, आपको कितने दिन के अंदर वापस जाना पड़ा? छुट्टी में पूरा 1 महीने की आया था, 28 डेज, पर मुझे 10 दिन के अंदर वापस रिकॉल कर लिया था। वापस रिकॉल किया तो रिकॉल किया उस टाइम आपका क्या माइंडसेट था कि मेरे को वापस जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? नहीं, माइंड सेट पूरा क्लियर था कि अगर सर्विस को मेरी ज़रूरत है तो फिर मैं मतलब जाऊँगा। आप अगर इंडियन एयरफोर्स को आपकी ज़रूरत है तो आप पूरा अपना जो भी होगा 100% देंगे, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। चलो अब आप तो दीपांशु भैया मैं आपसे पूछना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए कि आजकल के जो युवा हैं वो मोबाइल और सोशल मीडिया मतलब ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, फ़ोन के अंदर ज़्यादा ही लगे रहते हैं, तो आप उनको कुछ शेयर करना चाहेंगे, आपकी जो राय हो वो बताएंगे आप? हाँ, देखिए, सोशल मीडिया, स्मार्टफोन बहुत यूज है, बहुत यूजफुल चीज़ है अगर उसको ठीक ढंग से आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो। सोशल मीडिया से आप जो डेली न्यूज़ आती हैं उनसे अपडेट रह सकते हैं। अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं उसमें वो जीके में एक चीज़ बहुत बार पूछी जाती है तो उसमें आप पूरे अपडेट रहेंगे। स्मार्टफोन में आप जो डेली क्लास रहती है, आप कोचिंग सेंटर जाना पड़ता है, आप स्मार्टफोन में भी वो क्लास ले सकते हैं आराम से। जो आपको एक्स्ट्रा चीज़ कोई सीखनी हो वो भी आप सीख सकते हैं। तो बहुत सारे यूजफुल चीज़ हैं, पर वो डिपेंड करता है आप पे, आप किस तरीके से उनको यूज कर रहे हैं, किस तरीके आपका माइंडसेट किस तरीके से यूज में लेना चाहते हैं। अगर पढ़ाई के माध्यम से अपन यूज में लेना चाहेंगे तो पढ़ाई के यूज में आएगा, और अदर किसी दूसरी चीज में एंगल में जाना चाहेंगे तो दूसरी किसी चीज में लेके जाएगा। तो ऐसा कुछ बताएंगे आप, आपके साथ कुछ हुआ हो, आपके किसी दोस्त के साथ हुआ हो कि मतलब फोन से किसी ने कुछ अच्छी चीज सीखी हो, किसी ने कोई बुरी चीज सीख ली हो, आपको कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? अच्छी चीज़ की बात है तो मैं खुद का एग्जांपल दे सकता हूँ कि हाँ, मैंने स्मार्टफोन से क्लासेस ली थी। स्मार्टफोन से मैंने जो इसमें ग्रुप डिस्कशन और ये बाकी चीज़ आती हैं, फिजिकल के बारे में पूरी आपको जानकारी मिल जाएगी उसमें। तो ये सारी चीज़ मैंने स्मार्टफोन से ली थी, सोशल मीडिया से गेन की थी। और बाकी आप एग्जाम्पल मैं अपने दोस्त का दे सकता हूँ। उसने वो मेरे साथ तैयारी करता था तो उस टाइम पे पबजी के चक्करों में पड़ गया था, तो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। और वो इसी चीज़ से नहीं हो पाया कि वो सोशल मीडिया का उसने गलत इस्तेमाल किया। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि मतलब मैंने सही तरीके से यूज किया तो मेरे को जॉब मिली, और एक मेरा जो फ्रेंड था उसने सही तरीके से यूज नहीं किया, गेम वगैरह में ध्यान गया तो उसने अपनी लाइफ स्पॉइल कर ली। उसने अपनी लाइफ स्पॉइल कर ली। तो आप हमारे दर्शकों को एक पॉइंट शायद पीछे रह गया, तो ये बताएंगे कि मेडिकल टेस्ट में आपकी क्या प्रोसेस होती है, इंडियन एयरफोर्स की मेडिकल प्रोसेस बताएंगे, क्योंकि किसी युवाओं के दिमाग में रहता है कि मेडिकल में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो हाइपर हो जाते हैं उस चीज को लेकर। हाँ, तो आप थोड़ा अपना एक्सप्लेन करेंगे आपका? तो मेडिकल में 2 इसमें रहते हैं स्टेप्स। पहले स्टेप्स में आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है, ग्राउंड क्लियर, अगर आप ग्राउंड क्लियर है तो। और अगर ग्राउंड क्लियर नहीं है तो आपको फिर रेड कार्ड मिलेगा, आपको जाके वहाँ रेफर मिलेगा, रेफर बुलवाना पड़ेगा। तो ग्रीन कार्ड जब आप लेने जाते हैं उस टाइम पे आपकी ईसीजी चेक की जाती है, आपका बीपी चेक किया जाता है, आपके डीएनएस जो नाक का पॉइंट होता है, नाक की हड्डी अगर थोड़ी बहुत भी टेढ़ी होगी तो उसमें भी आपको पॉइंट दे सकते हैं। कान, आपके कान पूरे तरीके से साफ होने चाहिए, और भी बहुत सारे पॉइंट है। आंखों का पॉइंट हो गया, आपकी आंख 6/6 होनी चाहिए, बहुत सारे पॉइंट हैं। तो इसमें बताना चाहूंगा कि ईसीजी का पॉइंट तो आपको मैंने बता दिया, आराम से आप कर सकते हैं क्लियर। कैसे क्लियर कर सकते हैं? वो नॉर्मल, आप जब भी वहाँ पे ईसीजी, अगर आप बैठे वहाँ पे टेबल लेटने जाए उससे पहले आप 2-3 गिलास ठंडा पानी पी सकते हैं। जब भी आप टेबल पे लेटे हैं तो अपने जो भी अच्छे पल हैं पूरी अपनी लाइफ के सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचिए, ईसीजी आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई भी इसमें डरने की बात नहीं है। दूसरा आंखों का पॉइंट है, अगर आपकी आंखें अगर 6/6 नहीं भी हैं, अगर थोड़ी सी कम आपको रेफर दे दिया जाता है, आपको रेफर करवाने के लिए कहीं जा रहे हो तो कभी भी आप अपना आंखों का लेजर सर्जरी कभी मत करवाना, क्योंकि आपको जो बीच में टाइम मिलता है रेफर करवाने के लिए, 1 महीने का टाइम मिलता है। आप लेजर सर्जरी करवाओगे, वहाँ पे जाके मशीनों में प्रॉपर चेक होता है, अगर आपने करवाई उस सर्जरी करवाई होगी तो आपको वहाँ से बाहर निकाल देंगे। तो आप घबराइए मत, अगर आपकी आंखें कमजोर भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे जाके क्लियर हो जाएगा, पर लेजर सर्जरी बिल्कुल मत करवाना। मतलब गलत लाइन नहीं जाना, आप दर्शकों को ये बोलेंगे? हाँ बिल्कुल, कि एडवांस जल्दी से जल्दी प्रोसेस करने की मत सोचना, उसको टाइम देना, सोचना आराम से, जो भी पल होते हैं ना, कहने की बात है कि उनको तसल्ली से हैंडल करें। उसमें नॉर्मल अपना जो वेट, अगर आपका ओवर वेट अंडर वेट हो तो आपको टाइम दिया जाएगा, आपको 1 महीना दिया जाएगा आपको वापस से वो रेफर करवाने के लिए। 1 महीने के अंदर आप वेट कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसको 1 मंथ के अंदर रिकवर करने का आपको टाइम दिया जाता है, आप कर सकते हैं। झूठे एजेंट वगैरह या फिर जल्दबाजी करके उसको बिगाड़े नहीं, उनके किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना। आप अपने खुद की बॉडी पे खुद ध्यान देना, सारा किसी और चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। तो आप